नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान और बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपको। नेतन्याहू के गायब होने पर इजरायल का बयान। नेतन्याहू के गायब होने पर इजरायल का बयान। इजरायली पीएमओ ने खबरों को बेबुनियाद बताया है। नेतन्याहू पूरी तरह स्वस्थ है, इजरायली पीएमओ की तरफ से कहा जा रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के स्वस्थ होने पर सस्पेंस बना हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। देखिए, लगातार सोशल मीडिया इस तरह की खबरों से पचा हुआ है कि नेतन्याहू आखिर कहां है, नेतन्याहू क्या स्वस्थ है। इन सब के बीच नेतन्याहू के गायब होने पर इजराइल का स्टेटमेंट आया। इजरायली पीएमओ ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया, अफवाह बताया पूरी तरीके से, और इस बात का जिक्र किया है कि नेतन्याहू स्वस्थ है। ये इजरायली पीएमओ की तरफ से कहा गया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू स्वस्थ है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से उनका एक वीडियो आया था और जिसके बाद उस वीडियो में कहीं ना कहीं कहा गया था कि एआई जनरेटेड ये वीडियो है, 6 उंगलियां उसमें नजर आई थी, तमाम तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई थी। इन सबके बीच अब ये कहा जा रहा है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू जो है वो पूर्णतः स्वस्थ है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए, एक बार तारुफ करा देते हैं फिर से। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। कमांडर डॉक्टर भूषण देवनाथ, माफ कीजिएगा, डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। मल्लिका पांडे, विदेश मामलों की जानकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भूषण दीवान जी, आपके पास आ जाते हैं। नेतन्याहू कहां है, इसे लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है और अब इजरायली पीएमओ सामने आके कह रहा है कि सब कुछ ठीक है। क्या वाकई में सब कुछ ठीक है? आपको क्या लगता है? कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो अगर वो तकलीफ बीमार भी है तो गवर्नमेंट तो ऐसा इशू नहीं करेगी बीमार हो गए हैं, वो तो सवाल ही नहीं है। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है। फिर लोग कयास लगाने लगते हैं बीमार हैं, कुछ हो गया होगा, हर्ट हो गए हों, तो वो इस चीज को हम ज्यादा मेरे ख्याल ना देखें। पर मेरा ख्याल है वो सेफ होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इजराइल पूरी पुरजोर से अपना काम कर रहा है और ये होता है। देखिए, वो कहते हैं ना, किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। मतलब आप हटेंगे तो मैं आ जाऊंगा, मैं हटूंगा तो अगला आदमी आ जाएगा, ऐसा होता है। तो ऐसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। उनका पूरा तंत्र है, स्ट्रक्चर है। जैसे खamenei साहब भी गए तो दूसरे आ गए, तो इसका कोई, मैं समझता हूँ पर्सनैलिटीज पे कुछ ज्यादा वरी की बात है नहीं मेरी समझ में। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर दोनों हालात बन सकते हैं देवनाथ सर, यही माना जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चर्चा कर रहे थे, सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत ने तो वहां से अपने शिप निकाल लिए हैं, लेकिन बाकी देशों के लिए क्या ऐसे हालात बनते हुए दिखाई देंगे? ईरान के जो कह सकते हैं फ्रेंडली देश हैं, वो इस काम को कर पाएंगे या नहीं? गीतू जी, ईरान ने ऑफिशियली बयान दिया है कि वह सिर्फ अमेरिकी, इजरायली और उन पश्चिमी देशों के जहाजों को रोकेगा जो कि अमेरिका और इजरायल का सहयोग कर रहे हैं। तो पश्चिमी देश कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। बाकी ईरान ने कहा है कि बाकी जो दुनिया के जितने देश हैं, उसका मतलब है अफ्रीका के आम देश, साउथ ईस्ट एशिया के आम देश, लैटिन अमेरिका के आम देश, उनके शिप को वो जाने के लिए परमिशन दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब वो अमेरिका या इजरायली शिप के लिए क्लोज करता है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि शिप्स फ्लाइंग यूएस और शिप्स फ्लाइंग इजरायली फ्लैग, यानी उस जहाज पर अगर अमेरिका का झंडा दिखेगा, यानी रजिस्टर्ड अमेरिका वाला है, तो अटैक करेंगे। अम, इसमें एक टेक्निकल लीगलिटी इसलिए आ जाती है क्योंकि कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कच्चा तेल तो जा रहा है, समझिए अमेरिका के लिए या इजराइल के लिए, लेकिन जो जहाज है वो रजिस्टर्ड है पनामा में। तो जहाज रजिस्टर्ड है पनामा में, तो वो पनामा का फ्लैग उड़ाएगा, लेकिन उसमें कच्चा तेल लेके वो जा रहा है अमेरिका में। तो ऐसी हालत में ईरान क्या करेगा? अगर ईरान की इंटेलिजेंस को पता लगता है कि ये पनामा का झंडा उड़ा के जा रहा है, जी। तो क्या वो हिट करेगा या हिट नहीं करेगा? अगर पता लगता है कि डेस्टिनेशन कच्चा तेल का अमेरिका या इजराइल है, तो ऐसी पेचीदगियां आएंगी इस युद्ध में। युद्ध के फॉग में कभी कभी गलती से इनोसेंट विक्टिम को भी अटैक हो जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए, जो स्ट्रेट है इसको बंद करके ईरान को हासिल क्या हो रहा है? जी। ईरान चाहता था, कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुआ, कि इससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाए। हमने बिल्कुल। देखा कच्चे तेल की कीमत पर बैरल $100 से ऊपर चली गई, $118 चली गई थी एक समय। तो ऐसा करके ईरान उम्मीद कर रहा था या कर रहा है कि दुनिया में जितने अमेरिका के मित्र देश हैं, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा,
यूरोप के देश, ये अमेरिका पर दबाव डालेंगे कि अमेरिका ईरान पर बमबारी बंद करे। तो ये एक कैट एंड माउस का गेम है। इसमें ईरान को काफी हद तक सफलता मिली भी है। अगर आप देखें, अलग अलग देश अब अमेरिका का विरोध में आ गए हैं। कल रात को ही स्विट्जरलैंड ने एक स्टेटमेंट इशू करके यह कहा है कि स्विट्जरलैंड के एयर स्पेस से वो अमेरिकन मिलिट्री विमान या अमेरिकन एयरफोर्स के कार्गो विमान या रिफ्यूल टैंकर्स को नहीं जाने देगा। जी। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, लेकिन इस तरह का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जर्मनी, स्पेन, स्कैंडिनेवियन कंट्री यानी डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलैंड, ये सब अमेरिका के साथ नहीं है, खुलकर नहीं है। सब अमेरिका के साथ दिव्या जी एक अपडेट जरा साझा कर ले आपके पास लौट जो एक बड़ी खबर और आ रही है। देखिए मिडिल ईस्ट जंग को लेकर सूत्रों के हवाले से एक और जानकारी साझा कर ले। बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच रूस भेज है मुज्तबा खामनेई। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मुज्तबा खामनेई जो है वो जंग के बीच रूस भेजे गए। तो बड़ी खबर, रूस के मॉस्को में मुस्तफा की सर्जरी हुई है। इजरायली हमले में घायल हुए थे मुस्तफा खामेनेई। ये बड़ी खबर, और इस जंग के बीच उन्हें रूस भेजा गया है। मिडिल ईस्ट जंग को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जंग के बीच रूस भेजे गए हैं मुस्तफा खामेनेई। रूस के मॉस्को में मुस्तफा की सर्जरी हुई है। इजरायली हमले में घायल हुए थे मुस्तफा खामेनेई। मल्लिका जी आपका रिएक्शन इस खबर पर क्या रहने वाला है? क्योंकि देखिए इससे पहले में हमने जिक्र किया कि भाई नेतन्याहू को लेकर सोशल मीडिया पे तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो मुज्तबा खामनेई है वो उनकी तबीयत नासाज है, रूस वो भेजे गए। आपको क्या लग रहा है इस मामले में? देखिए मोनिका जी, जो वेस्टर्न मीडिया का पक्षपात है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कंटिन्यूसली एक कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि काफी फेक नैरेटिव्स भी आ रहे हैं ताकि सोशल मीडिया में प्रेशर डाल सके, पीयर प्रेशर डाल सके। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो ऐसी ही होती है कि आप कहीं इसको घायल दिखा रहे हैं, इरानियन मीडिया में दिखा रहे हैं कि नेतन्याहू घायल है, इजरायली मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में दिखा रहे हैं कि ये घायल है। तो ये सब जब तक एक वेरिफिकेशन ना हो पाए मोनिका जी, और मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि कल परसों ही एक ईरानियन टीवी ने वीडियो जारी की थी जिसमें मुस्तफा खामेनी सड़क में चल के आ रहे हैं, लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनका लोगों से इंटरैक्शन का वीडियो आया है। तो ये जो एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, सोशल मीडिया वॉरफेयर, देखिए एक तो मिलिट्री वॉरफेयर होता है, बट इस युद्ध में हमने देखा है कि कैसे रिलीजन जियोपॉलिटिक्स में आता है, कैसे सोशल मीडिया जियोपॉलिटिक्स में आता है, और बिल्कुल मिलिट्री का ही काम कर रहा है। खबर ये भी आई थी कि मुज्तबा खामनेई जो है वो है नहीं, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। फिर एक तरफ वो ये भी कह रहा है कि भाई जो उन्हें पकड़ लेगा उन्हें इनाम देंगे। कुल मिलाकर इतना कंफ्यूजन है कि अब सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखें अलग अलग तरह के रिएक्शंस। बिल्कुल, और ट्रंप ने ये दावा कर दिया है कि वो है ही नहीं, मुस्तफा खामेनेई मारे जा चुके हैं। ये भी बहुत बड़ा दावा ट्रंप की तरफ से। बिल्कुल गीतू जी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, इनफैक्ट अभी आजकल के टाइम में जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो काफी ज्यादा, आप देखिए सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर साइकोलॉजी से भी हम देख रहे हैं कि लड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं। हम एक बार देखते हैं, जैसे मैं पहले भी बता रही थी आपके चैनल में, कि कैसे एक यूएस नेवी ने एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने बताया कि एक यूएस नेवल शिप एक शिपिंग वेसल को कंपनी कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और बाहर निकाल के ले आया है। बट जब उसका पुष्टिकरण होना था, जब उसका वेरिफिकेशन होना था, तो आईआरजीसी ने बोला ऐसा तो कोई शिप आया ही नहीं है। उन्होंने जो ग्लोबल शिपिंग रूट है उसका पूरा इमेज भी डाला। उसके बाद हमने क्या देखा कि यूएस नेवी ने उस वीडियो को हटा दिया। उसके बाद उनका क्लैरिफिकेशन आया कि ऐसा नहीं हुआ है। तो ये देखिए, ये जो सोशल मीडिया की एक लड़ाई लड़ी जा रही है कहीं ना कहीं, बिल्कुल, वो भी हम देख रहे हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही है। और तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। बिल्कुल, बाकी देशों के लिए नहीं, भारत के लिए भी है। दीवान सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम देख रहे थे, कुछ खबरें आ रही थी लगातार शिवालिक को लेकर कि झूठ बोल रही है भारत सरकार, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी शिप को परमिशन नहीं मिली है, जबकि अब जो सत्य है वो सामने आ चुका है। तो यानी कि हर कोई जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो चाहता है अपने मुताबिक वो खबर फैला रहा है। दीवान सर। हाँ सॉरी, बिल्कुल। देखिए ये होता है, पर जो आपने बताया खामनेई जी जो है रशिया चले गए, मेरा खुद का आंकलन, मेरा ख्याल है वो चले गए। क्यों? मोसाद की सीआईए की पैठ इतनी तगड़ी है, जो सीनियर खामनेई जी को उन्होंने खत्म कर दिया, तो पूरा ट्रैक है, उनके पहुंच है, तो ये इनको भी खत्म करने की हो सकता था। तो उन्होंने कह दिया नीट सर्जरी है और वो चले गए रशिया। अच्छी बात है, पर इससे हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। पर इससे मैं आपको बताऊं, जिस टाइप से संरचना है आईआरजीसी की और पूरी 31
गुट में बटा हुआ है और बड़ा स्ट्रांग उनका सिस्टम है मैनेजमेंट का, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का, तो कुछ खास असर पड़ेगा नहीं। और वो उनके यहाँ फिजिकली मौजूद हो ईरान में ना हो, फर्क पड़ेगा नहीं खास। पर मेरी समझ में शायद वो रशिया चले गए होंगे, पर इससे कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने कह दिया है भाई नी का प्रॉब्लम है। पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो होता है, वो तो भगवत महाभारत में और इसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बीच में सर एक और स्टेटमेंट जरा बता रहे हैं आपके पास लौट, राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट दर्शकों के साथ साझा कर ले। मुज्तबा को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। मुज्तबा जिंदा या नहीं कोई नहीं जानता है, सत्ता संभालने के बाद से मुज्तबा दिखाई नहीं दिए, अगर जिंदा है तो सरेंडर कर देंगे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो बड़ा बयान है ट्रंप का, और ऐसे में मुस्तफा को लेकर कहा है कि वो जिंदा है भी या नहीं ये कोई नहीं जानता है, सत्ता संभालने के बाद ये मुस्तफा दिखाई नहीं दिए, अगर मुस्तफा जिंदा है तो सरेंडर करें। तो यहाँ पर दीवान सर ये बड़ा बयान है जिसका हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे कि ट्रंप ने ये कह दिया है मुस्तफा जिंदा नहीं है, और जैसे कि आप कह रहे हैं साइकोलॉजिकली भी अब इस तरह की खबरें सामने आ रही है जिससे कि ईरान को थोड़ा वीक किया जा सके, लेकिन क्या ये संभव है? ना गीतू जी, मोनिका जी, ट्रम्प की बात को तो बड़ा बयान कहे ना आप वो तो बड़ा ड्रामेटिक स्टेटमेंट को मतलब उसका खास है नहीं। पर महाभारत में अश्वत्थामा जो मर गए, जो हाथी था, और बाद में हल्के से बोल दिया। इंफॉर्मेशन वॉर में तो जब से दुनिया बनी है, लड़ाई चली, युद्ध का सिस्टम है, तो ये ऐसा होता ही है, होता रहेगा, वो खास चिंता नहीं है। पर सवाल ये है, ये युद्ध जो है अभी अगले मुझे नहीं लगता कि ईरान और अमेरिका जो चाहते हैं, दुनिया भी चाह रही है। यहाँ पर क्या ट्रंप को भी ये जानकारी नहीं है? वो भी खुद परेशान हो रहे हैं कि आखिर मुस्तफा खामेनी चले कहाँ गए हैं? हो सकता है चले, नजर नहीं आ रहे तो कहते हैं मर गए हैं, तो कह सकते हैं, वो तो ट्रम्प की मर्जी है, कुछ भी कह दे। वो कहते हैं ना, शेर जंगल का राजा है, मर्जी है कभी अंडा दे कभी बच्चा दे वाली बात होती है कहानी। इम्पैक्ट आपको क्या नजर आता है इस तरह की खबरों का? कोई इम्पैक्ट होता है वाकई में? वो जो दबाव बनाने की जो कोशिश है साइकोलॉजिकली, उसका इम्पैक्ट वाकई में होता है? हाँ, होता है, पर मामूली होता है, क्योंकि आजकल सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि ये सिस्टम ऐसा नहीं है। मैंने आपसे फिर कहा ना मोनिका जी, IRGC जो है 31 गटों में बटा हुआ है, गुटों में 31 सेपरेट ग्रुप्स में बटा हुआ है, ईच ग्रुप इंडिपेंडेंट है। अभी कई बार कहते हैं तो वो पता नहीं अमेरिका को, अगर सिंगल दुश्मन हो, सिंगल संस्था हो, उसको खत्म कर दिया, खतरा है। कई बार तो ये भी कहते हैं हम मुस्लिम आक्रांता है भारत में, क्योंकि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, साउथ इंडियन सिस्टम ऐसा है। आपका क्या रिएक्शन है इस पे? आपका क्या टेक है? देवनाथ सर, आपको आवाज पहुंच रही है सर? आप क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जब युद्ध में कोई दावा करता है कि दुश्मन का सेनापति या दुश्मन का राजा मारा गया, अभी मुस्तफा खामेनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके कई मकसद हैं। एक तो यह है कि ईरान के जो लोग हैं उनको डिमोरलाइज करना, खासतौर से उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको हतोत्साहित करना। ईरान के अंदर भी एक इंटरनेट का बैन है, सोशल मीडिया बैन लगा हुआ है फिलहाल। दूसरी चीज ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करना कि अब अमेरिका जीत रहा है। और तीसरी बात है कि ऐसे दावा करने पर कि दुश्मन का जो लीडर है वो घायल है या मारा गया है, तो इससे नेचुरल रिएक्शन क्या है कि मुस्तफा खामेनी को बाध्य किया जाएगा कि आप टीवी पर 1 मिनट के लिए आ जाए, किसी सोशल फंक्शन में आप 1 मिनट के लिए आ जाइए। उससे क्या होता है कि जो CIA है, मोसाद है, MI6 है, इनको फिर से उसको ट्रेस करने में सुविधा होगी, ताकि आज फिर से उसको बंकर बस्टिंग फेंक कर उसके घर को, उसके अंडरग्राउंड। कुल मिलाकर ये ट्रैप है यूएस का। ट्रम्प जिस तरह से ये कह रहे हैं कि सामने आ जाए जिंदा है तो, और इस पीछे एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं जरा इस खबर के बारे में। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा कर दिया है, दावा किया है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जो कर रहे हैं, रूस ने ईरान को ड्रोन दिए हैं। रूसी ड्रोन से US सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया है और ईरान ने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया है। शाहिद ड्रोन का रूस में बड़े पैमाने पर उत्पादन, ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस ने ईरान को ड्रोन दिए हैं, ये जेलेंस्की ने कहा। रूसी ड्रोन से US सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया है, ईरान ने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया है। शाहिद ड्रोन का रूस में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, इस बात का जिक्र यहाँ पर जेलेंस्की ने किया है। मल्लिका जी, आपका रिएक्शन इस पर? हालांकि तो हम जानते ही हैं कि भाई रूस सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है ईरान को, और गलत भी क्या हो रहा है, अब सही मौका मिला है रूस को अपना बदला लेने का।
मल्लिका जी। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका जी, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो ये अटैक हुआ था, अभी बीच में मैं न्यूज़ पढ़ रही थी कि चाइना का जीपीएस की बात की जा रही थी कि जो जितनी भी शाहे ड्रोन है और मिसाइल्स हैं वो चाइना का जीपीएस यूज कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। और अब जेलेंस्की का ये भी बयान आता है कि ईरान यूज कर रहा है रशिया की भी टेक्नोलॉजी। देखिए, जेलेंस्की का बार बार इसलिए बयान आ रहा है क्योंकि जब लास्ट टॉक हुई थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, जो अमेरिका ने ब्रोकर करवाई थी, तो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि रशिया की उसमें काफी बातें मानी गई थी और यूक्रेन बहुत अपसेट था। अभी भी आप देखिए, 3-4 दिन पहले हमने ट्रम्प का बयान देखा जिसमें उन्होंने बात की, रशिया के प्रेसिडेंट से, पुतिन से बात की और उनसे उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको 30 दिन की मोहलत देते हैं, आप क्या कहते हैं तेल और एनर्जी कंट्रीज में पहुंचाएं, आपके ऊपर सैंक्शंस हम लिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ मेंशन किया, हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है रशिया से, बहुत हमने उनको बोला है कि ब्रोकर करवाए। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन नहीं चाहता है कि रशिया और यूएस इस युद्ध के माध्यम से कहीं ना कहीं करीब आए। ये बहुत सालों बाद हमने देखा कि ट्रंप ने रशिया के प्रेसिडेंट से बात की है फोन पर। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं ये जो करीबी है, ये जियो पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं एक बहुत ही अलग मोड़ लेते जा रही है। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि राष्ट्रपति, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं, वो ईरान को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट जब रशिया मल्लिका और जी, ये यूक्रेन बात का तो युद्ध ट्रम्प भी को हुआ भी था तो बखूबी हमने पता देखा। होगी ना, ये बात तो अमेरिका को भी बखूबी पता होगी कि भाई रशिया यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है ईरान को। जी बिल्कुल, बट मोनिका जी, आप ट्रम्प के बयान देखें जिसमें उन्होंने साफ साफ, देखिए मैं जैसे मेंशन कर रही थी, रशिया को शाही ड्रोन सप्लाई किए थे यूक्रेन और रशिया के युद्ध में ईरान ने। बट इस बार हमने देखा कि रशिया एक्टिवली कंडेम कर रहा है, बट कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन में रशिया कभी नहीं आएगा क्योंकि अभी पूरा विश्व जो है वो कहीं ना कहीं रशिया की तरफ झुकाव करते हुए नजर आ रहा है। इतने सालों से रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस थे वो कहीं ना कहीं लिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें जो, अगर मैं बोलती हूँ कि पूरे युद्ध में जो विनर निकल के आया वो रशिया है, क्योंकि रशिया का ट्रेड अब कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है, रशिया की एनर्जी सप्लाई बढ़ते जा रही है। बिल्कुल। अभी और भारत ने ही कितने मल्लिका मिलियन जी, यहाँ पर बैरल ये भी देखिए, जो कूटनीति है रशिया की, झूठ नहीं बोल रहा है, सामने कोई फेक उसके ऊपर चेहरा नहीं है कि जिस तरह से ट्रंप कभी अपने बयान बदलते रहते, लेकिन यहाँ पर रूस ने कह दिया कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। इस तरह के बयान रूस बहुत आसानी से दे रहा है, यानी उसे डर नहीं है किसी भी चीज का कि क्या रिएक्शन सामने आएगा। बिल्कुल गीतू जी, बार बार रशिया हमेशा कंडेम कर रहा है, पूरे उसको कंडेम कर रहा है। उसने बोला भी है कि हम इसमें मीडिएशन भी कराने के लिए तैयार हैं। रशिया का काफी एक्टिवली ये आ रहा है। फिर सेकंड पॉइंट ये भी है कि इनकी एक्टिवली टॉक भी हो रही है, अमेरिकन डेलीगेशन और रशियन डेलीगेशन की टॉक्स भी चल रही है। एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट भी टॉक कर रहे हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बोला, रशिया पूरे उसमें विनर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस कंट्री पर इतने सैंक्शंस लगे, अब सडनली वो लिफ्ट हो गया, सडनली वो कंडेम भी कर रहा है। तो रशिया कहीं ना कहीं इसमें पावरफुल नजर आ रहा है पूरे स्थिति में, बिल्कुल, युद्ध इन की सबके स्थिति बीच में। एक जी अपडेट साझा कर ले। जंग के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। फारस की खाड़ी के पास कई युद्धपोत तैनात, इंडियन नेवी के कई युद्धपोत तैनात भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देंगे। तो बड़ी खबर, भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि फारस की खाड़ी के पास कई युद्धपोत तैनात किए गए हैं, इंडियन नेवी के कई युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की बात कही जा रही है। दीवान सर, तो एक तरह से तैयारी है ये भारतीय नेवी की, ये माना जाए, और किसी भी तरह से कोई भी जहाज जो है वो फंस नहीं सकता। भारतीय जहाजों को सुरक्षा देने की बात कही जा रही है। दीवान सर, अनम्यूट कर लीजिएगा सर। जी, अनम्यूट है। कुछ दिनों से खबर थी कि भारतीय नौसेना एस्कॉर्ट देगी अपने शिप्स को, और वो शुरू हो रहा है। और ये भी खबर थी कि 24 मर्चेंट शिप्स इंडियन फ्लैग वाले, और दूसरे भी मर्चेंट शिप्स कई जिसके अंदर इंडियन सेलर्स हैं, नाविक हैं, तो उसके लिए भारतीय नौसेना जो है वो तैयारी कर रही थी कई दिनों से। अभी तो आपने खबर बताई, कंफर्म हो गया है चीज। और थोड़ा मैं आपको बता दूं, मल्लिका जी कह रही थी कि ये रूस का जो है, रूस एक पोलिटिकली, जियोपॉलिटिकली भी पावरफुल हो रहा है। और आपको पता है रूस जो है वर्ल्ड का सब टॉप ऑयल प्रोड्यूसर है, ऑयल एक्सपोर्टर है। जी। अगर $10 पर बैरल बढ़ता है तो उनको $25 बिलियन एक साल अगर चलता है, $10 बढ़ता है ब्रेंट ऑयल क्रूड, तो अभी 100 का 110 भी हो जाए तो $25 बिलियन पैदा होता है। तो रशिया तो चाहता है चलता रहे लंबा, ताकि उधर अमीर बन जाए। सऊदी को भी अच्छा रहेगा, पर सऊदी का नुकसान हुआ है तो वो शायद ना प्रोड्यूस कर पाए, तो ये बात भी है। तो अभी क्या है कि ये हमारी
जर्मनी, ईरान भी जो है साफ कहा, गुरप्रीत साहब ने भी बताया, ईरान ने साफ कहा है हमारी दुश्मनी खाली अमेरिका, इजराइल और उनके सपोर्टर के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है, दुनिया चलती रहे। और आपको मालूम है ईरान से तो हम बहुत कम ऑयल लेते हैं, 1.9 मिलियन बैरल्स पर डे उनका प्रोडक्शन है, हम तो 5 मिलियन लेते हैं, उनसे तो कुछ लेते भी नहीं हम, पर वो तो हमारे चाइना को भी देते हैं। अगर उनका ऑयल जाना बंद हो जाए ईरान का भी, तो उनको चीन को देना है, जो किसी और को देना है, रूस को भी अगर वो बंद हो जाए तो उनको तो उनके तो पैसे में तो कमी आ जाएगी ना। तो $45 बिलियन कमाते हैं हर साल तेल से, कौन? ईरान। राइट। तो अगर वो कम होता है तो वो इसलिए नहीं चाहेंगे। साफ है कि खाली जो दोस्त हैं किसके, अमेरिका इजराइल के, उनको उन्होंने तकलीफ देनी है, बाकी किसी को तकलीफ देनी नहीं है। तो हमको मिलेगा मौका जाने का, आने का, लेने का। देवनाथ जी, यहाँ पर हमने रशिया का जिक्र कर लिया है, अगर हम चाइना की बात भी कर लें, भाई रशिया भी हम जानते हैं कि वो इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट कर रहा है, ये बात अमेरिका को भी पता है। चाइना की बात कर ले, चाइना भी यहाँ पर ईरान का हिमायती है, लेकिन ईरान चाइना का भी आह्वान किया है ना अमेरिका ने कि वो जो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसमें मदद करे, ईरान से वो पूरा हिस्सा लेने मदद करे। जी हाँ, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि चाइना भी आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवी के शिप को भेजे और मदद करे, ये जरा मामला हास्यास्पद है। देखिए, भारत के नेवी के शिप्स वहां पर हैं, चाइना के भी 2 नेवी के शिप्स ऑलरेडी वहां पर हैं, और 2 स्पाई फिशिंग ट्रॉलर्स, स्पाई शिप्स वहां पर ऑलरेडी हैं। लेकिन ये चीन या भारत के जो शिप्स हैं वहां सिर्फ अपने अपने देश के जो जहाज हैं उनको सुरक्षा देने के लिए हैं। ना चीन ना भारत नेवी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जब कहते हैं कि चीन आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवी भेजे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने में मदद करे, ये उनकी डिप्लोमेटिक और फौजी नासमझ दिखाता है। या चीन फिर की या नेवी फिर या फिर देवराज जी, वो ये मैसेज देना चाहता है ईरान को कि किस तरह सारे देश हमारे साथ है और हमारे कहने से हम किस तरीके से एड्रेस भी कर सकते हैं, ये भी इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि चीन की नेवी आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने, ये सिर्फ ईरान वालों को, ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उनको गुदगुदी देगी, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जी चलिए सर, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के इस्फहान में अमेरिका सेना का अटैक हुआ है। ईरान के इस्फहान में अमेरिका सेना का अटैक, इस्फहान में एक फैक्ट्री को यूएस ने निशाना बनाया है। हमले में 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले के बीच F-35 देखे जाने की भी खबर सामने आ रही है। तो एक बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, ईरान के इस्फहान में अमेरिकी सेना का अटैक हुआ है। इस्फहान में अमेरिकी सेना ने हमला किया है और एक फैक्ट्री को अमेरिका ने निशाना बनाया। 15 लोगों के मारे जाने की खबर, F-35 वहां पर देखा गया। मल्लिका जी, आपका रिएक्शन। देखिए मोनिका जी, ये तो कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस युद्ध में टारगेट होते जा रहे हैं, चाहे वो इस्फहान हो, चाहे वो फुजैरा हो यूएई का। तो ये कंटिन्यूअस हम देख रहे हैं, जितने भी शिपिंग पोर्ट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है ताकि वहां से वेसल्स ना निकल सके, ताकि पूरा डिसरप्शन हो जाए, ताकि पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए। देखिए, अगर ये पूरी सप्लाई चेन जो डिसरप्शन है, इन पोर्ट्स, इन बैंक्स, अभी हम देख रहे हैं कि बैंक्स पे भी अटैक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जितने भी खाड़ी देश के बड़े बड़े बैंक्स थे, स्टैंडर्ड चार्टर था, आपका HSBC था, ये सब कहीं ना कहीं इनके सब मल्टीनेशनल के जो ऑफिसेस थे दुबई में, ये सब भी हटाते जा रहे हैं, क्योंकि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इस युद्ध में हमने देखा एक नया मोड़ ले लिया है। वो रेड लाइन जो एक क्रॉस नहीं होती थी, हमने पहले के युद्धों में जो देखा है, वो रेड लाइन जो कभी क्रॉस नहीं होती थी, वो इसमें हम देख रहे हैं कि वो रेड लाइन क्रॉस होती जा रही है। तो ये जो सॉफ्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया जा रहा है, आप देखिए, हम इस्फहान में देखा, फुजैरा में हमने देखा कि वो जो बिल्कुल डिसैलिनेशन प्लांट था उसके बगल में ही जा गिरा है। तो कंटिन्यूअस ये अटैक्स चल रहे हैं ताकि एक दूसरे की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाए, मोनिका जी। बिल्कुल, और लेकिन मल्लिका जी, क्या ये कहाँ मानती हैं? खत्म होगा, इसका कोई एंड गेम नजर नहीं आ रहा है। यही सवाल था कि क्या लग रहा है, कितने दिन और कितने महीने, कुछ अंदाजा आपको हो पा रहा है? ये तो जी देखिए, IRGC के जब मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ तो वो बोलते जा रहे हैं कि 6-7 महीने तो हम आराम से खींच सकते हैं, और हम 2-3 साल के तो लिए तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं।
तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं IRGC ये बोल रहा है। अभी मैं ट्रम्प का बयान सुबह सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि ईरान सीज फायर के लिए अब रेडी है, बट मैं रेडी नहीं हूँ। फिर उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि नहीं अब मैं सीज फायर के लिए रेडी हूँ। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो बदलते हुए बयान है कि दो दिन में खत्म हो रहा है, 6 दिन में खत्म हो रहा है, अब हम 14-15 दिन में पहुंच चुके हैं आज के टाइम में। तो ये कंफ्यूजन का जो स्टेट है और जो पूरा उन्होंने बिना मध्यस्थता के ऐसा लग नहीं रहा कि ये जो है खत्म हो पाएगा। मल्लिका जी बिल्कुल नहीं। मोनिका जी देखिए, ईरान में अगर हमने देखा था कि 1980 से जो इराक और यूएस ने एक जंग छेड़ी थी जिसमें उन्होंने केमिकल वेपन्स भी यूज किए थे सिविलियंस के अगेंस्ट। सद्दाम हुसैन ने और यूएस ने और यूके ने कहीं ना कहीं इनके बहुत ईरान में प्रेशर बनाया था। जब खामेनी रेवोल्यूशन के जस्ट बाद आए थे, इस्लामिक रेवोल्यूशन के जस्ट बाद आए थे, वो युद्ध 10 साल तक खींचा था। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ईरान प्रिपेयर्ड है और वो लंबी वॉर खींचने के लिए तैयार है। बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं कहा तो ये युद्ध इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। जी, अनप्रेडिक्टेबल है सिचुएशन, लेकिन इसका असर बाकी देशों पर क्या पड़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले याद दिला दें कि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।